सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखिए हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और सेट हिंदी पेपर 2। हल हमारा प्रश्न पत्र है जुलाई 2018 का। ठीक है, देखिए बिना समय गंवाए हुए हम क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद होते हैं। देखिए आभ्यंतर जो प्रयत्न है उसके अनुसार वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं अगर आपको पता है, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ आपको। जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसके आधार के ऊपर वर्णों के 4 भेद होते हैं, स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विवृत और संवृत। देखिए आभ्यंतर प्रयत्न के आधार के ऊपर कितने वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विवृत और संवृत। ठीक है, देखिए अगर आपको पता हो तो बाह्यतर प्रयत्न होते हैं, उनको कितने भागों में बांटा जाता है, तो उनको 6 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो स्पर्श होता है, एक स्पर्श संघर्षी होते हैं, एक संघर्षी होता है, एक लुंठित होता है, एक पार्श्विक होता है और एक नासिक होता है और एक उत्क्षिप्त होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्षी, लुंठित, पार्श्विक, उत्क्षिप्त और नासिक। ठीक है, पार्श्विक होता है वो लय होता है, लुंठित होता है वो भी एक ही होता है रे, और जो उत्क्षिप्त होता है वो होता है जैसे ढ बोलते हैं ना, ड और ढ। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, तो देखिए पश्चिमी हिंदी की बोली की ट्रिक है, कानों की खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। तो ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, उसके सिवा एक खड़ी बोली है जिसे कोरवी कहा जाता है, और एक हरियाणवी बोली है जिसे बांगरू कहा जाता है, जबकि ये मगही है। मगही भाषा आएगी इसमें, क्योंकि मगही है ये किसकी है, बिहारी हिंदी की है। ठीक है, किसकी है, बिहारी हिंदी की है। बिहारी हिंदी की ट्रिक है, बिहारी के भोजन में एक मग मेथी दो। तो देखिए यहाँ पे मगही, भोजपुरी और मैथिली ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी होती हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी होती हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी होती हैं, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी होती है। तो देखिए सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो 84 सिद्ध हैं उनकी साहित्यिक रचना किसके अंतर्गत आती हैं, तो तत्कालीन जो लोक भाषा होती है हिंदी में लिखी गई हैं इनकी रचनाएं। अगला है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, तो ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विशालता की प्रवृत्ति जागृत हुई है, यह विचार किसका है। देखिए क्या है कि जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, प्रेम लक्षणा भक्ति है। उसमें क्या है कि जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो है, तो कृष्ण भक्ति के अंतर्गत इसको क्या बताया है, अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति यहाँ पे जागृत होती है। क्योंकि देखिए गोपियों के माध्यम से या फिर उद्धव आते हैं तो गोपियों के माध्यम से या फिर राधा के माध्यम से इस प्रकार से वहाँ पे अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। ये किसने कहा है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है। तो देखिए प्राणचंद्र चौहान जी का जन्म किससे संबंधित है, तो देखिए राम भक्ति शाखा से संबंधित है। कौन, प्राणचंद्र चौहान, और इन्होंने रामायण महानाटक रचना लिखी थी। क्या था, रामायण महानाटक कब लिखी थी, सन 1610 में लिखी थी। कब लिखी थी, सन 1610 में रामायण महानाटक लिखी थी। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, सूरदास जी की है। ज्ञान मार्गी के अंतर्गत कौन है, कबीरदास जी, और स्वसुखी के अंतर्गत होते हैं स्वसुखी में है जीवाराम। ठीक है, भंवर गीत किसकी रचना है, देखिए यहाँ पे भंवर गीत आया है न कि भ्रमर गीत। भंवर गीत है ये किसकी रचना है, नंददास जी की। अगर आपसे पूछे भ्रमर गीत किसकी है,
तो ये क्या है, सूरदास जी की है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा आपसे, भंवर गीत, तो भंवर गीत किसकी है, नंददास जी की है। राजनीतिक रूप से रीतिकालीन मुगलों के शासन के वैभव में, देखिए जो राजनीतिक रूप है, राजनीतिक रूप में पूछा कि जो रीतिकालीन मुगल, रीतिकाल में जो मुगल थे ना, उनका शासन किस प्रकार, उनके शासन का वैभव किस प्रकार से हो रहा था। चरमोत्कर्ष के युग में था, मतलब चरम उत्कर्ष पे जा रहे थे कौन, मुगल। उत्थान का युग था उनका, किनका, मुगलों का पूछा है, राजनीतिक में मुगलों का उत्थान पूछा आपसे। तो विस्तार का युग था वहाँ पे। चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। देखिए तो रीतिकाल है, रीतिकाल के अंतर्गत मुगलों की दशा किस प्रकार से थी, तो चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास के पतन पे जा रहे थे। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, क्या कहा, देखिए कवि ठाकुर ने निकाली थी क्या, तलवार, म्यान से तलवार निकाली और फिर उन्होंने क्या कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुद जुरेबे के, नेकू जैनमुर के, नित देन वारे हैं, मही के मही पालन को, हिये के विरुद्ध हैं, सने ही साँचे उड़ के। ठाकुर कहत हम वेरी बेवकूफन के, जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा, मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पेचाकर चतुर के। तो ये देखिए किसके दरबार में कहा था उन्होंने, ये अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है। तो देखिए जो प्रेम प्रलाप है ये ठाकुर जगमोहन की नहीं है, प्रेम प्रलाप है ये ठाकुर जगमोहन की नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है। प्रेम संपत्ति लता है इनकी 1885, श्यामा सरोजनी है इनकी 1886 और इनकी जो श्यामा लता है ये भी इनकी 1885 है। ठीक है, कब की 1885, लेकिन प्रेम प्रलाप इनकी नहीं है। शायद प्रेम प्रलाप भारतेंदु जी की हो सकती है। बगियन बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, दिन बीच वियोग बुलाइए ना। देखिए ये भारतेंदु युग के अंतर्गत समस्या पूर्ति महत्वपूर्ण थी। क्या थी, समस्या पूर्ति महत्वपूर्ण। तो जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन हैं इनको समस्या पूर्ति के लिए दिया गया बगियान बसंत बसेरो कियो, तो इन्होंने पूरा किया उसको। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, दिन बीच योग बुलाइए ना। तो इसकी पंक्तियाँ ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी की पंक्तियाँ। देखिए यहाँ पे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी आए हैं, इनका जन्म सन 1855 है, भारतेंदु जी का 1850 है, प्रताप नारायण मिश्र का 1856 है और ठाकुर जगमोहन सिंह का 1857 है। अगला क्वेश्चन है, आज रात इससे परदेसी, चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में करो मेरी करो ग्रहण संकोच नहीं। क्या है कि आज रात इससे परदेसी, चल कीजिए विश्राम यहीं, कि आज रात को परदेसी आप विश्राम यहीं पे करो, जो कुछ वस्तु कुटी में, जो भी कुछ कुटी में है मेरे, उसको ग्रहण करो, उसमें संकोच मत करो। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं, अंबिका दत्त हैं, श्रीधर पाठक हैं, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो कौन है, देखिए श्रीधर पाठक हैं। कौन है, श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक जी का जन्म सन 1858 को हुआ था और इसके साथ में जो अंबिका दास व्यास हैं इनका जन्म भी 1858 को हुआ था। रामनरेश त्रिपाठी, देखिए रामनरेश त्रिपाठी वही हैं जिनके 4 काव्य संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन। मिलन इनका 1917-18, पथिक उनका 20, मानसी 27 और स्वपन 29 है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म 1865 है। ठीक है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है, शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर और विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो देखिए जो आवारा मसीहा वो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है, शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से लिया गया। देखिए बर्बरता की पहली पीढ़ी से सभ्यता की जो अंतिम सीढ़ी है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की जो अंतिम सीढ़ी है उस तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है। तो देखिए युद्ध और नारी से उद्धृत है ये, और युद्ध और नारी किसका निबंध है, तो ये महादेवी वर्मा का निबंध है और ये श्रृंखला की कड़ियाँ सन 1942 उसमें संग्रहित है। ठीक है, उत्साह है ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। जीवन का व्यवसाय मजदूरी और प्रेम किसका है, तो मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह जी का है।
किसका है? सरदार पूर्ण सिंह जी का है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया है? देखिए, किस कहानी के अंतर्गत अति व्यस्त कामकाजी आदमी है, उसकी जो असंतुष्ट पत्नी है उसको विषय वस्तु का पात्र बनाया है। कामकाजी एक आदमी है और उसकी पत्नी उनसे क्या है? असंतुष्ट है। तो ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें इसका पात्र बनाया है? तो देखिए, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। किसकी कहानी है ये? जैनेंद्र साहब की कहानी है। वैसे तो बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या और दृष्टिदोष ये सभी जैनेंद्र जी की कहानियां हैं। नीलम देश की राजकन्या है ये जैनेंद्र जी की 1938 की कहानी संग्रह है। ठीक है, और इसी में ये ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है, ये संग्रहित है। बाहुबली भी किसकी है? जैनेंद्र साहब की। और दृष्टिदोष भी किसकी है? जैनेंद्र साहब की है। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अव्यय की कथा है? तो देखिए, जो परीक्षा गुरु है लाला श्री निवास दास जी का, और ये 1882 का है। और देखिए, ये मौलिक उपन्यास है और हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है। ठीक है, हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है, जबकि रामचंद्र शुक्ल जी इसे अंग्रेजी के आधार का पहला उपन्यास मानते हैं। किसको? परीक्षा गुरु को। अगला है आपका नूतन ब्रह्मचारी, ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। आदर्श दंपति, ये लज्जाराम मेहता जी का है। और प्रणय ये किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। ठीक है, इसके बाद में है आपका प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? पूछा आपसे, जो प्रणदत्त ये जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है? तो देखिए, स्कंदगुप्त से संबंधित है प्रणदत्त। ठीक है, किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त जो नाटक है उनसे संबंधित है प्रणदत्त। ये प्रणदत्त वही हैं जो इनके जो ये स्कंदगुप्त हैं, इनके बहुत ही सहयोगी हैं प्रणदत्त इस स्कंदगुप्त नाटक में। कल्याणी परिणय है, ये किसका है? तो कल्याणी परिणय 1913 में जयशंकर प्रसाद जी का है। राजाश्री है, ये भी इन्हीं का है, जयशंकर प्रसाद जी का, और सन 1915 और 16 का है ये। और अजातशत्रु है, ये सन 1922 का है। ठीक है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? पूछा आपसे, जो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी है उसके आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी साहब हैं। यहाँ पे आपके जो 4 कवि दिए गए हैं, इनके जन्म वर्ष भी हम आपको बता दे रहे हैं। शांति प्रिय द्विवेदी है, इनका जन्म 1906 है। नंद दुलारे वाजपेयी जी का जन्म भी 1906 है। नेमीचंद्र जैन जी का जन्म 1919 है। नेमीचंद्र जैन तार सप्तक से संबंधित हैं। ठीक है, तार सप्तक का संपादन कब हुआ था? तो सन 1943 को हुआ था। शिवदान चौहान का जन्म सन 1918 को हुआ था। ठीक है, आचार्य भरत ने रस सूत्र की व्याख्याता शंकु के सिद्धांत को क्या नाम दिया है? देखिए, इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से समझा देते हैं आपको कि आप कभी नहीं भूलेंगे। आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्याता शंकुक ने भी की थी। देखिए, यहाँ पे बता देते हैं हम आपको, ये जो शंकुक वाला क्वेश्चन है ये आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे। उसमें मैंने जो आपके जो 4 व्याख्याते थे उन्होंने जो व्याख्या की थी किसकी? भरत मुनि के जो रस सूत्र की, उनके सारे जो अगला जो वीडियो बनाएंगे या फिर क्या कि जो अगला क्वेश्चन पेपर है उसमें हम आपको बता देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इसको समझ लीजिए आपकी इसका आंसर किस प्रकार से आएगा। आचार्य भरत के जो रस सूत्र की व्याख्याता है उसको शंकुक ने किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? शंकुक में क्या आता है? शंख। और शंख बजाने की आपको क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अनुमतिवाद आएगा। याद रखेंगे कि शंख बजाने के लिए आपको क्या लेना चाहिए? अनुमति लेनी चाहिए, और अनुमतिवाद ही आएगा। भूलेंगे नहीं आप इस बात को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये भी है इनकी। नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, देखिए ये जो नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर है ये किसकी है? टी.एस. इलियट साहब की है। किसकी है? टी.एस. इलियट साहब की है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये भी किसकी है? आई.ए. रिचर्ड्स की। और कोलरिज ऑन इमेजिनेशन ये भी किसकी है? आई.ए. रिचर्ड्स की है। बाकी कौन सी नहीं है? बी ऑप्शन, जो नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर है ये इनकी नहीं है। आई.ए. रिचर्ड्स जी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1893, जबकि टी.एस. इलियट का जन्म सन 1888 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, घोर अंधारे चंदमणि जिम्मे उज्जो करे परम महासु है एक खू कणे दूरिये अशेष हरे।
यहाँ पर दोहे में प्रयुक्त महासुख का संबंध किस किस से है? देखिए महासुख का संबंध महासुख का तत्सम है। तो देखिए जो महासुख है वो महासुख का तत्सम है। अगला है महासुख वज्रयानियों का परिभाषित शब्द है। तो क्या है? महासुख है वो वज्रयानियों का परिभाषित शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, ये भी ठीक है। अगला है महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। महासुख होता है वो निर्वाण प्राप्ति में कभी भी बाधक नहीं होता है। तो यहाँ पे बाधक बताया है, जबकि यहाँ पे आता बाधक नहीं होता है। अगर बाधक नहीं होता है ये आता तो ये कथन भी हमारा 4 का भी सही हो जाता। प्रज्ञा और योग के महासुख से दशा संभव है। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन आपके ठीक हैं। और तीनों ऑप्शन कहाँ पे हैं? 1 2 3 यहाँ पे हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आया है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय क्या है? देखिए गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, अगर आप जाने तो देखिए ये नहीं है कि गोरखनाथ जी की पंक्ति है। क्यों नहीं है? देखिए जो तुलसीदास जी की कविता है, एक कवितावली रचना है, क्या है? कवितावली, और उसमें दिया है ये अंतिम पद है ना, उसमें है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। तो तुलसी का अभिप्राय क्या है? ये तुलसी जी की पंक्तियां हैं और किस में है? अपनी रचना कवितावली में ये कहा उन्होंने। तो देखिए नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। तो देखिए ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नाथ पंथ का जो हठयोग मार्ग है ये हृदय पक्ष बिल्कुल शून्य है, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई है। बिल्कुल ही स्त्रियों से इन्होंने मुँह सा मोड़ लिया। जनता हठयोग को पसंद करती थी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनता हठयोग को पसंद नहीं करती थी। योगियों की रहस्य भरी बानियों से जनता का भक्ति भावना दब गई थी। तो ये बिल्कुल ठीक है कि योगियों की जो रहस्य भरी जो बानियाँ हैं उनसे जनता की भक्ति भावना क्या हुई थी? दब गई थी, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई। तो बिल्कुल गलत बात है कि जनता है वो भक्ति मार्ग से विमुख नहीं हुई थी। तो आपका 1 और 3 है ये बिल्कुल ठीक है, बल्कि 2 और 4 आपका गलत है। तो 1 और 3 कहाँ पे सही हो रहा है? आपका ये सही हो रहा है। अगला है ना नगरी काया विधि की ना, लेई खोजा पावा तेही चिन्ना, पेश उठी अधम पंथ बंक बाड़ा बड़बंका, तस मार्ग जस सुई का नाका, बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों के प्रयुक्त चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? देखिए यहाँ पे पूछा आपके जो चारी बसेरे है उससे क्या अभिप्राय है? तो 4 धर्मशालाएं नहीं है, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग के अंग हैं। ठीक है, ये ठीक है आपका। और आगे पूछा है आपसे जो शरीयत तरीयत मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान है। तो ये सूफी काव्य से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से आएंगे? एक आएगा, एक नहीं आएगा, और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम के पुरुषार्थ ये भी नहीं आएंगे। 2 और 3 बिल्कुल ठीक हैं। तो 2 और 3 आपका बिल्कुल ठीक है। अगला है जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत है, फिर ही अजहू बनारसी आसपासा, आचार सहित विपर करही दंडउत, 3 तरह रविदास दासानुदशा। अगर यहाँ पे ये लाइनें नहीं आए तो आप याद रखेंगे ये किसकी है? रविदास जी की पंक्तियाँ हैं। रविदास जी मतलब रैदास जी की पंक्तियाँ हैं ये। और किन के गुरु थे ये मीराबाई के गुरु थे। इनमें किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार की हुई है, वर्ण व्यवस्था की हुई है, विनय की हुई है, लेकिन गर्वोक्ति की नहीं हुई है। गर्व की बात रैदास जी कभी नहीं करते थे। और रैदास जी की जाति क्या थी? चमार जाति थी इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? गर्वोक्ति नहीं आएगा। तो 4 देखिए 1 2 और 3 बिल्कुल ठीक है। झूठो है सदा जगू, संत कहत जे अतु लहा है, ताको सहे कठ संकट कोटिक काडत दंत करहत हा है, जानपनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है, जान के जीवनु जान न जानो तो जान कहावत जानो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि तुलसीदास जी को अपने ज्ञान पर कभी अभिमान नहीं हुआ था। वे स्वयं महागंवार हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुलसीदास जी कभी भी महागंवार नहीं हो सकते। संसार को झूठा करने वाले महागंवार हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये आपका राइट है। जानकी के जीवन के अनभिज्ञ लोग गंवार हैं। जानकी मतलब कौन है? सीता माता। और जो सीता माता के जीवन से अनभिज्ञ लोग हैं वो महागंवार हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ पे 3 और 4 बिल्कुल ठीक।
सही पूछा या गलत पूछा है? जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। जान के जीवन जान न जानो, तो जान कहावत जानो कहाँ है। तो देखिए जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग हैं वो गंवार हैं। तो देखिए कौन सा आएगा इसमें, 3 और 4 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का 26वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं। उर के माखन चोर गड़े, अब कैसा हूँ निकसत नहीं उदो, तिरछे है वो अड़े। क्या है कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते नहीं हैं, ये नहीं आएगा। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, ये भी ठीक है। कृष्ण के दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो देखिए 1, 3 और 4 आपके बिल्कुल ठीक हैं और 1, 3 और 4 डी ऑप्शन में है। अगला है रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? देखिए यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, तो ये भी आपका ठीक है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, तो ये भी ठीक है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, तो ये भी ठीक है। अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है, ये गलत है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को अगर आप गलत कह रहे हैं तो उसका कारण होना चाहिए आपके पास कि आप क्वेश्चन को गलत क्यों कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अभिधा मूलक न आकर अगर आप यहाँ पर लक्षणा मूलक आता तो ये कथन आपका बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे अभिधा मूलक आया है जो कि रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत लक्षणा आता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 बिल्कुल ठीक है, जबकि चौथा आपका गलत है। अगला है क्वेश्चन, किनसुक पुंज से फूली रहे, सू लगी उर्दो जू वियोग तिहारे, माँ तो फिरे न घिरे अबलानी पे, जान मनोज यो ढारत मारे, हे अभिलाषनी पात निपात कड़े, हे सूल उनसाने निडारे, हे पतझार बसंत दुहु घनानंद, एक ही बार हमारे। उक्त पंक्तियों में भाव व्यंजना की कौन कौन सा रूप व्यक्त हुआ है? तो कौन सा हुआ है? उक्ति विचित्र हुआ है, उक्ति चमत्कार हुआ है, उक्ति विपर्य हुआ है, जबकि कौन सा नहीं हुआ? उक्ति सादृश्यता इसमें नहीं हुई है। तो देखिए 1, 2 और 3 बिल्कुल ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है? तो मीराबाई के पदों में क्या था? अपूर्व भाव विहलता, आत्मसमर्पण है और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कंठ अभिव्यक्ति है। तो 1, 3 और 4 बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल ठीक है। हिंदी मेरठ के आसपास लोक बोली के अर्थ में होता है, तो ये भी आपका ठीक है। फिर है खड़ी बोली का उद्भव शैव सैन्य अपभ्रंश की उत्तरी रूप में हुआ, तो ये भी ठीक है। खड़ी बोली का लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। देखिए ये कैसे हो सकता है कि खड़ी बोली का लोक साहित्य बिल्कुल भी नहीं है? क्यों नहीं है? है। अगर यहाँ पे है आता तो 1, 2, 3 चारों कथन सही हो जाते, यहाँ पे नहीं दिया गया है तो 1, 2, 3 कथन ही आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी दिनकर जी से है? कामाध्यात्म की समस्या है इनमें, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध के युगीन संदर्भ है इनमें, युद्ध दर्शन भी है लेकिन सुधारवाद नहीं है। तो 1, 2, 3 आपका आंसर आएगा यहाँ पे कि कामाध्यात्म की समस्या भी है। किस में है वो? देखिए उर्वशी में है शायद, है ना, उर्वशी में है। और पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध की क्या है वो लोकायतन कथा, शायद लोकायतन नहीं है इनकी, याद नहीं आ रहा है अभी मेरे। और युद्ध दर्शन भी है इनके, युद्ध दर्शन है वहाँ पे कुरुक्षेत्र में, ठीक है, रश्मि रथी में है शायद, है ना। तो देखिए सुधारवाद इसमें नहीं आएगा, तो सुधारवाद नहीं आएगा तो 1, 2, 3 आपके ठीक है, 4 नहीं आएगा इसमें, तो 1, 2, 3 कहाँ पे है? बी ऑप्शन में। अगला है निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के साथ नहीं है? आत्मचेतस, विचार कविता, बावरा अहेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो देखिए कौन सा नहीं है? कविता विचार कविता इनकी नहीं है, जबकि आत्मचेतस है, बावरा अहेरी है और जापानी लोक कला का रचनात्मक उपयोग है। तो देखिए 1, 3 और 4, 1, 3, 4 कहाँ पे हैं? तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद जी की कहानियों के पात्र हैं पूछा आपसे। तो देखिए लहना सिंह, अगर आपको पता हो तो किसके पात्र थे ये? लहना सिंह आपकी जो कविता है कहानी है उसने कहा था सन 1915 की है।
और किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, तो ये लहना सिंह तो उसके पात्र हैं, तो एक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक है जहाँ पे, तो उसके कथन को तो हम काट देते हैं। फिर आ रहा आपका पंडित बुद्धिराम है, अमीना है, सुनंदा नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता है कि सुनंदा किसकी पात्र थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो देखिए 2, 3, 4 नहीं आएगा इसमें। देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, 2 और 3 है। अगला है निम्नलिखित में प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। कृष्णचंद्र है, सोफिया, हरिप्रसन्न और गजाधर। तो देखिए कौन कौन से हैं निम्नलिखित में से, जो प्रेमचंद जी हैं उनके उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं। तो हरिप्रसन्न नहीं है, बाकी 3 हैं, कृष्णचंद्र है, सोफिया है और गजाधर है। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 1, 2, 4 आएगा, तो 1, 2, 4 आपके सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, देखिए हम आपको डिटेल्स बताते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित निबंध संग्रह है। तो आलोक पर्व है, ये किसका है, ये आलोक पर्व और विचार और वितर्क ये किनके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ए आपका आंसर आएगा। देखिए आंसर लगाने के बाद में अब हम देखते हैं कि जो आलोक पर्व है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1972 का नाटक है। कब का है, सन 1972। माटी हो गई सोना, ये सन 1957 का है और किसकी है, कन्हैयालाल मिश्र जी की है। किसकी है, कन्हैयालाल मिश्र जी की। विचार और वितर्क किनका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सन 1957 का है। उसके बाद में कुछ उथले कुछ गहरे, ये बाबू गुलाब राय का है। किसका है, बाबू गुलाब राय। और कब का है, सन 1918 का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं। तो देखिए अपने अपने पिंजड़े और मेरी पत्नी और भेड़िया, ये कौन सी हैं, आत्मकथाएं हैं, दलित आत्मकथाएं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। अपने अपने पिंजरे ये किसकी है, तो ये मोहन नेमिष राय की है। कब की है, सन 1995 की है। कब की है, सन 1995। किसकी है, मोहन नेमिष राय की है, अपने अपने पिंजरे। अगला है मेरी पत्नी और भेड़िया। तो मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर जी की है। किसकी है, डॉक्टर धर्मवीर जी की है और कब की है, सन 2009 की है। ठीक है, मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी है, डॉक्टर धर्मवीर की और 2009 की है। अगला है मुड़ मुड़ कर देखता है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये दलित आत्मकथा नहीं है। वैसे आत्मकथा है ये इनकी, किसकी है, राजेंद्र यादव की है। किनकी है, राजेंद्र यादव की और कब की है, सन 2001 की है। गर्दिश के दिन, ये किसकी है, गर्दिश के दिन कमलेश्वर साहब की है। किसकी है, कमलेश्वर साहब की। कब की है, सन 1980 की है। ओके। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है। पूछा जा रहा है आपसे जी, किन लेखक हैं उनका संबंध यथार्थवाद से है। तो देखिए आपके जो 2 लेखक हैं इनमें मादाम बावरी और जॉन लॉक, इनका संबंध यथार्थवाद से है। क्या है, मादाम बावरी और जॉन लॉक, इनका संबंध यथार्थवाद से है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जबकि आपसे पूछिए अगर सैमुअल पी हैंगिटन और क्लॉड लेवी स्ट्रास, इनका संबंध किससे है। तो देखिए जो क्लॉड लेवी स्ट्रास हैं इनका उत्तर संरचनावाद से हैं। किससे हैं, उत्तर संरचनावाद से हैं। जबकि सैमुअल पी हंटिंगटन, इनका संबंध किससे है, उत्तर आधुनिकतावाद से हैं। किससे हैं, उत्तर आधुनिकतावाद से हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। तो कौन से हैं, संग्राम और प्रेम की वेदी। कौन से हैं, संग्राम और प्रेम की वेदी 2 और 4, ये इनके नाटक हैं। डिक्टेटर किसका है, तो पांडे। बेचन शर्मा उग्र जी का है कौन सा, डिक्टेटर। और अगला है बड़े खिलाड़ी है, किसका है, उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। जबकि 2 नाटक संग्राम और प्रेम की वेदी, ये किसके हैं, प्रेमचंद जी के हैं। अगला क्वेश्चन है 39। देखिए साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं। साधारणीकरण रसास्वादन के बाद की प्रक्रिया है। फिर पूछा आपसे, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। अगला है साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है और साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। तो देखिए साधारणीकरण के बिना रसानुभूति कभी भी संभव नहीं है। पहले साधारणीकरण होगा, फिर उसके बाद में भी रस की अनुभूति होगी। साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। तो देखिए साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है,
साधारणीकरण होगा और फिर उसके बाद में रस की अनुभूति होगी। तो साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया नहीं है, ये पहले की प्रक्रिया है। तो दोनों ऑप्शन आपके जो गलत हैं ये समझ में आ गए होंगे। क्या है बताया मैंने आपको, जो साधारणीकरण है रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, ये गलत है, क्योंकि पहले साधारणीकरण होता है फिर रसास्वाद होता है। तो साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया नहीं, ये पहले की प्रक्रिया है। उसके बाद में यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है ये भी आपका गलत है, क्योंकि साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव है, जबकि साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव नहीं है। ठीक है, 2 ऑप्शन आपकी गलत हैं, इनकी व्याख्या मैंने आपको बता दी है। अगला है साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। तो ये किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। क्या कहा था कि जो साधारणीकरण है वो आलंबनत्व धर्म का होता है। अगला है साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। ये किसने कहा था, भोजकत्व व्यापार किसने कहा था, भट्टनायक ने कहा था। ठीक है, साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार आवश्यक है, तो ये किसने कहा था, भट्टनायक ने कहा था। तो आपका 2 और 3 बिल्कुल ठीक है, जबकि 1 और 4 आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश में कौन सा कथन सही है। इसमें अलंकार ध्वनि है, यह रस ध्वनि का उदाहरण है, इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, और यह लक्षणा पर आधारित है। तो देखिए क्या आएगा इसमें, 1 और 4 बिल्कुल ठीक है। देखिए, नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद, तो यहाँ पे अलंकार ध्वनि है, फिर क्या है, ये लक्षणा पर आधारित है, तो ये भी आपका ठीक है। तो 1 और 4 आपका ठीक है। देखिए यहाँ पे आए हैं रचनाकाल, 1 मिनट, बड़े ध्यान और पूरे मनोयोग के साथ पढ़ते चलेंगे हम। देखिए यहाँ पे है आपकी जो चित्रावली है 1613 की रचना। ठीक है, मृगावती है, ये कब की है, तो मृगावती 1501 की है। आगे है चंदायन, ये 1379 की है, और अनुराग बांसुरी 1764 की। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 13 की है, 1613, 1501 और 1379। तो देखिए सबसे पहले कौन सी आएगी, चंदायन कहाँ पे है, यहाँ पे है। मृगावती है अनुराग बांसुरी चित्रावली, तो देखिए ये भी गलत है, क्योंकि अनुराग बांसुरी चित्रावली के बाद आएगा। चंदायन है ठीक है, क्योंकि 1379 है। फिर मृगावती है 1501, चित्रावली है 1613, अनुराग बांसुरी है 1764। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चंदायन किसने लिखी थी, मुल्ला दाऊद ने। मृगावती किसने लिखी थी, कुतुबन ने। चित्रावली किसने लिखी थी, उस्मान ने। और अनुराग बांसुरी किसने लिखी थी, नूर मोहम्मद ने। ठीक है, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती दोनों किसने लिखी थी, नूर मोहम्मद साहब ने लिखी थी। अगला है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। दादू का है 1544। ठीक है, अगला है मलुकदास, इनका है 1574, याद रखेंगे। गुरु नानक जी का जन्म 1469 और सुंदरदास जी का जन्म 1593। तो सबसे पहले कौन आएंगे, गुरु नानक दास जी आएंगे। गुरु नानक जी यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं। सुंदरदास जी 1593 हैं और यहाँ पे दादू जी 1544। तो पहले कौन आएंगे, दादू दया। फिर मलुकदास जी हैं 1574 और सुंदरदास जी हैं 1593। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दोबारा से बता देते हैं हम आपको, गुरु नानक हैं, इनका जन्म 1469 है। फिर उसके बाद में दादू, इनका जन्म 1544 है। मलुकदास 1574 और सुंदरदास 1593। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के हिसाब से रचनाकारों के नाम आपको बताने हैं। जन्म वर्ष के हिसाब से रीति ग्रंथकारों का सही क्रम आपको लगाना है। यहाँ पे आए हैं आपके सुरती मिश्र, और सुरती मिश्र का जन्म कब का है, 1709 का है। कब का है, 1709। फिर आते हैं आपके देव का कब का है, तो देव 1675 का है। फिर आते हैं भूषण का है 1613 भूषण। और जो जसवंत सिंह है, इनका है 1626। तो देखिए सबसे पहले आएंगे भूषण आपके 2 जगह पे हैं, यहाँ ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, जबकि भूषण आपके 2 जगह पे हैं। तो देखिए पहले में देख लेते हैं हम भूषण के बाद में कौन आ रहे हैं, जसवंत सिंह 1626, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में देव कब है, 1675।
और सूरती मुसर 1709। तो सबसे पहले कौन आएंगे? भूषण, जसवंत सिंह, देव और सूरती मिसर। भूषण का जन्म क्या है? तो भूषण का जन्म 1613 है, जसवंत सिंह का 1626, देव का है 1675 और सूरती मिसर का है 1709। ठीक है, देखिए जन्म काल के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं जो आपके पहले के कवि हैं भक्ति काल से संबंधित, फिर ये आ रहे हैं आपके रीति ग्रंथकार उनसे संबंधित, और ये आ गए आपके आधुनिक काल के कवि। ठीक है, अब आप इग्नोर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते कि कवियों से संबंधित या जन्म काल से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, और रचनाओं के रचना काल से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए जन्म काल के हिसाब से बताएंगे हम, तो आपको श्रीधर पाठक है, इनका जन्म काल याद होना चाहिए। श्रीधर पाठक का जन्म कब का है? तो सन 1858 का है। अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म भी 1858 है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 62 है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 83 है। कब है? 1883। और राकेश त्रिपाठी का जन्म 1889। तो देखिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1858 किसका? श्रीधर पाठक। अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 और रामनरेश त्रिपाठी और माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों का जन्म 1889 है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आज का क्वेश्चन 45, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम बताइए। उर्वशी कब की है? तो सन 1961 की है। कनुप्रिया 1959 की है। कामायनी 1935 और यशोधरा 1932। तो देखिए सबसे पहले कौन सी रचना आएगी? तो यशोधरा आएगी, और यशोधरा यहाँ पे 2 जगह पे है। फिर उर्वशी नहीं आएगी, यशोधरा के बाद में कामायनी, कामायनी के बाद में कनुप्रिया, और कनुप्रिया के बाद में कौन सी है? उर्वशी है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी आएगी? यशोधरा। देखिए बी ऑप्शन आएगा इसमें। कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। देखिए जो यशोधरा है ये सन 1932 की है, और किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। फिर उसके बाद में कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद साहब की है, और कब की है? 1935। फिर उसके बाद में आता है कनुप्रिया, ये 1959 की है, और किसकी है? धर्मवीर भारती की। देखिए कनुप्रिया 1959 की है, धर्मवीर भारती की। ठंडा लोहा और 7 की तुरस 1952 की रचना है, वो भी किनकी है? धर्मवीर भारती साहब की है। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी उर्वशी। उर्वशी है दिनकर साहब की, और ये है 1961 की रचना। उर्वशी कब की है? सन 1961, और किसकी है? दिनकर साहब की है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 है। प्रसाद जी का जन्म 1889 है, और धर्मवीर भारती जी का जन्म 1826 है। दिनकर जी का जन्म धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 है, और दिनकर जी का जन्म 1908 है। अगला क्वेश्चन है आज का 46 क्वेश्चन, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना। देखिए आप कहाँ पे इग्नोर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हो, उनका अनुक्रम पूछ लिया आपसे। अब देखिए हर रचना का, अगर आपको रचना काल याद है तो क्वेश्चन आपको ठीक हो जाएंगे, वरना तो गलत होने से कोई रोक ही नहीं सकता। एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सबसे बड़ा एग्जाम दे रहे हैं इंडिया का। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट और जेआरएफ, फिर उसके बाद में तो कुछ आगे एग्जाम होता ही नहीं है। नेट जेआरएफ कर लिया तो उसके बाद में आप क्या करेंगे? सबसे बड़ा एग्जाम पास करने वाले हैं आप। तो देखिए आपको सभी रचनाएं याद होनी ही चाहिए। देखिए यहाँ पे आपकी है निशा निमंत्रण, ये कब की है? तो सन 1938 की। ठीक है, प्रणय, क्या पूछा आपसे? प्रणय पत्रिका, तो ये कब की है? सन 1954 की है। फिर है जाल समेटा, तो जाल समेटा कब की है? जाल समेटा 1959 की है। उसके बाद में मिलन यामिनी, तो मिलन यामिनी कब की है? इनकी 1950 की है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगी? निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण यहाँ है, लेकिन यहाँ पे गलत है, क्योंकि अगले वाले आगे पीछे हैं। यहाँ पे है निशा निमंत्रण, बिल्कुल ठीक है। मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954 और जाल समेटा 1959। तो देखिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। मधुबाला किसकी है? तो मधुबाला है बच्चन साहब की। प्रलय की छाया और पटकथा और ऐसा दे वीणा। ठीक है, प्रलय की छाया ही किसकी है? प्रसाद जी की। ठीक है,
मधुबाला कब की है? तो मधुबाला आप याद रखेंगे, मधुबाला सन 1936 की है। मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। मधुशाला इनकी 1935 और मधुकलश इनकी 1937 है, जो क्या है, हालावाद के प्रति क्या बोलते हैं, धर्म ग्रंथ है ये, ठीक है। प्रलय की छाया किसकी है? तो प्रलय की छाया प्रसाद साहब की है और कब की है? सन 1925। पटकथा किसकी है? धूमिल जी की, सन 1972। और ऐसा दे वीणा अज्ञे जी की, सन 1961, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, मधुबाला 1936, प्रलय की छाया 1925, पटकथा 1972 और ऐसा दे वीणा 1961। तो सबसे पहले क्या आएगी? प्रलय की छाया। प्रलय की छाया यहाँ है, यहाँ पे पटकथा 1972 है, जबकि यहाँ पे मधुबाला 1936 है। तो प्रलय की छाया 1925, मधुबाला 1936, ऐसा दे वीणा 1961 और पटकथा 1972, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। दिव्या कब का है? तो सन 1945 का है। फिर आया आपका जहाज का पंछी, ये कब का है? तो जहाज का पंछी 1954 का है। फिर उसके बाद में अमृत और विष किसका है? सन 1966 का है। उसके बाद में पहला पड़ाव, और पहला पड़ाव कब का है? सन 1987 का है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले 1945 की दिव्या, 1954 का जहाज का पंछी, अमृत और विष 1966 और पहला पड़ाव 1987। तो सबसे पहले जो ए ऑप्शन है यही आपका ठीक है। दिव्या उपन्यास किसका है? तो यशपाल जी का है। 1954 का जो जहाज का पंछी है वो इला चंद्र जोशी का है। अमृत और विष अमृतलाल जी का है और पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों के सही अनुक्रम बताना है आपको। तो देखिए, जो कहानियाँ हैं ये आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई हैं। सभी कहानियाँ, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्बंसिया और परिंदे। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी आएगी? एक टोकरी भर मिट्टी आएगी, ठीक है। तो एक टोकरी भर मिट्टी कहीं पे नहीं है, सिर्फ डी ऑप्शन में। तो एक टोकरी भर मिट्टी किसकी है? माधवराव सप्रे की है, 1901 की। कब की? सन 1901 की। उसने कहा था 1915 की है, काफ़ी बार बताया जा चुका है आपको। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। राजा निर्बंसिया ये कब की है? सन 1957। और कब किन की है? ये कमलेश्वर की है। और परिंदे निर्मल वर्मा 1958 या 60 की कहानी है ये। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रह का आपको अनुक्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो निबंध संग्रह है उनका अनुक्रम आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आएगी कला का जोखिम। कला का जोखिम है, ये कब का है? तो आपका जो कला का जोखिम है ये सन 1981 का है और किसका है? निर्मल वर्मा का है, 1981। फिर उसके बाद में है आस्था और सौंदर्य, तो ये 1961 का है और किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। फिर उसके बाद में है अशोक श्रृंखला की कड़ियाँ, तो श्रृंखला की कड़ियाँ सन 1942 का है और महादेवी वर्मा जी का है। उसके बाद में आते हैं आपके अशोक के फूल, और ये कब का है? सन 1948 का है और किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कब का है? 1948 का। तो सबसे पहले क्या आएगी? 1942, जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं वो। तो श्रृंखला की कड़ियाँ कहाँ पे हैं? यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। सी ऑप्शन आपका ठीक है बिल्कुल। अशोक के फूल, आस्था का सौंदर्य और कला और क्या है? कला का जोखिम, ठीक है। देखिए, 50 क्वेश्चन कर चुके हम। भाग 1 से इसको अपलोड कर देंगे। भाग 2 में हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, 51 से लेकर 100 तक। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।